नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। विषय हमारा एनसीईआरटी पर आधारित 10वीं कक्षा का गद्य खंड का भाग 1। इसमें हमारे लेखक परिचय और पाठों के बारे में मोटी मोटी सी बातें हम करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे वीडियो शुरू करूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, एक तो शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सभी प्रश्न तो तभी पूरे हो पाएंगे। और उसके बाद यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जो है वो इसके लेखक है। नेताजी कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी प्रतिमा और उस पर लगा हुआ चश्मा। कई बार क्या होता है, इससे पहले कि मैं पाठ की बात करूं, थोड़ा सा स्वयं प्रकाश जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध कहानीकार है। मध्य प्रदेश में इंदौर में इनका जन्म 1947 में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर रहे ये, और सेवानिवृत्ति के बाद वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं इस समय। और इन्हें वनमाली तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने कहानी संग्रह है इनके, सूरज कब मिलेगा, निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि इनकी कहानी संग्रह है। और उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से प्रमुख ईंधन है और बीच में विनय इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इनकी भाषा शैली जो है वो ये एक सामान्य बोलचाल की भाषा है इनकी। क्या होता है, अगर नेताजी के चश्मे पाठ का थोड़ा सा सारांश की बात करें तो नेताजी, लेखक जो है वो एक रास्ते से जाता है और वहाँ नेताजी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। उनके जो है एक चश्मा बेचने वाला है, वो रोज उनका चश्मा बदल देता है, नया लगा देता है। एक बार क्या होता है कि चश्मे बदलने वाला नहीं रहा, और फिर लेखक को यूँ लगा कि अब तो कोई है ही नहीं जो नेताजी का चश्मा बदले। और फिर एक छोटा सा बच्चा जो है एक दिन उनका चश्मा बदल रहा है, यह देखकर उनको लगा कि अभी भी बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना है। मतलब अभी सब कुछ ऐसी बात नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो देश के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। कुछ इस प्रकार का हमारा ये पाठ है। तो सबसे पहले आइए प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम, तो जब हम बात कर रहे हैं स्वयं प्रकाश जी की, स्वयं प्रकाश जी है इसके लेखक। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था। अभी बात की है हमने, 1947 में हुआ था। तीसरा प्रश्न, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। भोपाल, इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अभी बात हुई थी हमारी, कौन सी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, वसुधा का संपादन कर रहे हैं। अगला है 5वां प्रश्न, स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो पहल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इन जो जितने दिए हैं उनमें से पहल पुरस्कार है। हालदार साहब कंपनी के नाम से कब कस्बे के कितने दिनों बाद निकलते थे। हालदार साहब कितने दिनों के बाद निकलते थे, वो लगभग 15 दिनों के बाद निकलते थे। उसके बाद अगला है 7वां प्रश्न, कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था। कस्बे में जो है वो सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, इसका आएगा हमारा सीमेंट। उसके बाद 8वां प्रश्न, शहर के मुख्य बाजार चौराहों के बीच नेताजी की प्रतिमा लगी थी। किसको? नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी, यानी कि कैसा पहनावा पहना था नेताजी ने। तो यहाँ पर फौजी, जैसी कि नेताजी की आमतौर पे होती है, फौजी वर्दी में थी। नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा लगा हुआ था। नेताजी की प्रतिमा पर सामान्य काले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। वैसे तो गोल चश्मा होता है ना, लेकिन वो सामान्य काले फ्रेम का चश्मा था, उसी कारण लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। 11वां प्रश्न, दूसरी बार जब हालदार साहब ने देखा कि चश्मे का फ्रेम किसका है, तो वो गोल तार का था, उसका दूसरी बार जो था यानी कि बदला हुआ था। उनकी नज़र अक्सर पड़ जाती थी चश्मे पे, तो दूसरी बार चश्मे का जो बदला हुआ था। प्रश्न नंबर 12 हमारा, हालदार साहब ने चश्मे के बदलने के बारे में किससे पूछा। भाई ये बार बार नेताजी का चश्मा बदल जाता, तो उनके सामने एक पान वाले की दुकान थी, तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये इनका चश्मा जो है कैसे बदल जाता है, पान वाले से पूछा। अगला प्रश्न है, नेताजी को की प्रतिमा को चश्मे कौन सा चश्मे वाला पहनाता और बदलता है। अब यहाँ पर जो है नेताजी ने पूछा कि लेखक ने पूछा कि उनके कौन बदलता है, ये पहनाता है। तो वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसको लोग कहते थे कैप्टन, नाम से जानते थे। तो उन पान वाले ने कहा कि कैप्टन बदलता है। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई थी। अब उस समय जो है नेताजी की प्रतिमा बनाने की कैसे बनी, कैसे लगाई, इस बारे में थोड़ा सा विवरण है। तो एक मास्टर जी का जिक्र है, जो ड्राइंग के मास्टर जी थे, उन्होंने प्रतिमा बनाई थी। उन मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। हालदार साहब किस में बैठ कर गए थे।
हालदार साहब जो थे वो अपनी जीप में बैठकर यात्रा करते थे, अक्सर तो जीप में बैठ के गए थे। उस कस्बे से हालदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे। अब वो वहाँ से अपने काम से जाते थे और वो लगभग 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? कैप्टन चश्मा लगाना भूल गया था। अब एक दिन उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया। फिर बाद में पता चला कि कैप्टन मर गया है, चश्मा बदलने वाला तो रहा ही नहीं। ये चश्मे का राज क्या था? जब प्रतिमा बनाई थी ना मास्टर जी ने, जिस मास्टर जी का, मोतीलाल जी ने, वो चश्मा बनाना भूल गए थे। तो वो जो वहाँ पे कैप्टन जो था वो उनका चश्मा अपनी तरफ से वो चश्मे बेचने का काम करता था, वो लगा देता था। आखिर बार नेताजी की प्रतिमा पर हालदार साहब ने किसका बना चश्मा देखा? अब संगमरमर का, प्लास्टिक का, तार का, तो आखिरी बार उन्होंने जो है वो देखा था सरकंडे का, यानी कि लकड़ी का बना हुआ। सरकंडा मीन लकड़ी। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई थी? कैप्टन को याद करके नेताजी की प्रतिमा। हालदार साहब की आंखें भर जब उन्होंने देखा कि एक बार आए थे पिछली बार, तब तो चश्मा लगा नहीं था और अब की बार सरकंडे का लगा हुआ था, तो उनको, हालदार साहब को, कैप्टन याद आ गया कि वो किस प्रकार उनके चश्मे बदलता था और ये सोच के उनकी आंखें भर आई। कैप्टन द्वारा नेता जी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उसकी किस भावना को प्रदर्शित करता था? कि वो उनकी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा थी, देश प्रेम की भावना थी। कस्बे में ओपन एयर सिनेमा कितने थे? कस्बे में ओपन एयर सिनेमा जो है वो 2 थे, यानी कि कै है इसका उत्तर। उसके बाद कस्बे में लड़कों के कुल कितने स्कूल थे? जिस कस्बे से गुजरते थे उसमें बात हुई तो भाई वहाँ सिर्फ एक ही स्कूल था लड़कों का, एक कै आएगा इसका। नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ जाता था? नेताजी की प्रतिमा को देखते ही लेखक को दिल्ली चलो जैसा वो नारा था जो नेताजी का, वो याद आ जाता था। उसके बाद है हालदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज़ होती जा रही है? उनके अनुसार वो कहते हैं कि आजकल तो देशभक्ति जो है ना एक मजाक सा बन गया है, तो मजाक होती जा रही है। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? पान वाला जो है वो एक खुश मिजाज का आदमी था, यानी कि खै। लाल काली बत्ती सी किसकी थी? अब जो ना वो लेखक ने यहाँ पे एक जगह जिक्र किया है कि पान वाला जब हंसता है तो उसकी लाल काली बत्ती सी दिखती है, तो यहाँ पर किसकी थी लाल काली बत्ती सी थी? तो यह थी वो पान वाले की बत्ती सी, गया आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैप्टन के सिर पर क्या था? कैप्टन के सिर पर गांधी टोपी लगा के रखता था कैप्टन हमेशा अपने सिर पर, तो गांधी टोपी थी। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? कैप्टन का व्यक्तित्व वो जो ना एक मरियल और लंगड़ा आदमी था, यानी कि बहुत ही दुबला पतला सा था और पैर से वो लंगड़ा हो गया था। कैप्टन इसलिए कहते थे कि वो फौज में जाने की बात करता था और इस कारण वो व्यंग्यात्मक रूप में लोग उसको कैप्टन कहने लगे थे। हालदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? अक्सर वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे, जिसके सामने नेताजी की तस्वीर लगी हुई थी। हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत हो गई थी? जब वो कस्बे से गुजरते थे तो मूर्ति की तरफ वो अवश्य देखते थे, यानी कि गए मूर्ति की तरफ देखने की आदत सी हो गई थी। अनायास ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ जाती थी। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा, काला, खुश मिजाज, सारी चीजें थी, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। मोटा भी था, काला भी था, खुश मिजाज था। वो लंगड़ा क्या आ जाएगा फौज में? पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में ये किसने कहे? अब वो मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया कि लंगड़ा जो था वो कौन था जिसको लोग कैप्टन कहते थे, तो ये उसने कहा कि क्या वो फौजी था? जब लेखक ने पूछा तो तब ये बात उन्होंने कही, किसने? पान वाले ने। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, साहब कैप्टन मर गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? जब देखा हमारे लेखक ने कि हालदार साहब ने जब देखा कि वहाँ जो है कोई उसका चश्मा बदला हुआ नहीं है, तो उन्होंने पूछा, तो तब ये बात पान वाले ने उनको कही। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? कैप्टन क्या है? चाय वाला। हालदार साहब चश्मे वाला, जो चश्मे बेचता है वो है कैप्टन। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर पहले तो ये देखा कि कोई चश्मा चढ़ा ही नहीं रहा। जब उसने सरकंडे का देखा तो वो अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए, यानी कि लूट मारने वाली मुद्रा में खड़े हो गए। उसके बाद पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? अब पान वाला उदास हो गया, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी, इस कारण वो उदास हो गया था। भले ही वो मजाक करते थे लेकिन फिर भी हर एक इंसान का एक महत्व होता है। उसके बाद 38वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था? पेशे से वो अध्यापक था, मास्टर था, यानी कि गया आएगा इसका। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन है? चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने हालदार साहब जो थे वो नतमस्तक थे, क्योंकि उसकी देशभक्ति की भावना थी जो नेताजी के चश्मे का इतना ध्यान रखते थे। पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया?
यानी कि पान वाले मास्टर जी है ना, वो मैंने पहले भी बताया आपको, मास्टर जी बनाना ही भूल गए थे ओरिजिनल चश्मा। हवलदार साहब को किस प्रकार के व्यक्तित्व कहा गया है? हवलदार साहब को भावुक व्यक्तित्व के धनी थे वो, लेकिन छोटी छोटी बातों से वो जल्दी ही भावुक हो जाते थे। अगला, नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगती है? नेताजी की मूर्ति देखते ही लेखक को याद आने लगता है उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार हमारा ये नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर थे। उसके बाद अगला पाठ आता है हमारा बाल गोविंद भक्त का राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भक्त। अब बाल गोविंद भक्त जो है एक व्यक्तित्व है, उसके बारे में जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। ये उनका एक तरह से जो है संस्मरण की तरह से है ये, कि किस प्रकार बाल गोविंद भक्त जो है किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, हम थोड़ा सा राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका हिंदी साहित्य में एक विशेष निबंधकार के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत निबंध लिखे। इनका जन्म मुजफ्फर जिला के बिहार में बेनीपुर नामक स्थान पे हुआ था 1899 ईस्वी में। बचपन में ही इनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था और 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने अपना पठन पाठन भी छोड़ दिया और रामचरितमानस के पठन पाठन में इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। इनके रेगुलर रामचरितमानस पढ़ते थे और गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे और इस प्रकार ये हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। 1968 में इनका निधन हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में ही पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लगे थे, यानी कि लेख लिखते थे। इन्होंने बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा, संस्मरण, निबंध आदि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ ऐसे हैं। बेनीपुरी ग्रंथावली के दो भागों में बटी है बेनीपुरी ग्रंथावली इनकी। और पतितों के देश में उपन्यास है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिता के फूल, माटी की मूर्तें, नेत्रदान तथा मैं और विजेता, अम्बपाली, गेहूं और गुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध इनका। गेहूं और गुलाब ये एमए के सिलेबस में भी था। पैरों में पंख बांध और पैरों में पंख बांध इनका यात्रा बांध कर यात्रा संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें इनके अनेक जो है रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भक्त जी के बारे में बताया है। बाल गोविंद भक्त ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो ना तो सन्यासी की तरह थे, ना तो दुख में दुखी ना सुख में सुखी। उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है और वो एक सन्यासी का जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं, इसी तरह की बातें कुछ हमारे लेखक ने साझा की है। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस सन में हुआ था? 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? पीछे हमने बात करी थी 2-3 पत्रों की, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें से तरुण भारत का संपादन जो है इन्होंने किया था, तरुण भारत। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है अम्बपाली, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, चिता के फूल। अब यदि हम उपन्यास की बात करें तो पतितों के देश में इनकी जो है उपन्यास है इनका। पैरों में पंख बांध कर बेनीपुरी का क्या है? पैरों में पंख बांध कर, यानी कि उड़ान भरना। अब इस तरह जो याद रख सकते हो आप इसको, उड़ान कब भरता है? जब कहीं यात्रा करता है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। बाल गोविंद भक्त किस विधा का पाठ है? बाल गोविंद भक्त मैंने शुरुआत में ही आपको जैसे बताया था कि ये एक संस्मरण की तरह है, यानी कि यह एक रेखा चित्र है। संस्मरण तो सारी बातें हैं जो कि तो याद करके लिखी जाती है। रेखा चित्र अपने कलम के माध्यम से लेखक एक ऐसा चित्र अंकित करता है कि वो हमारे सामने सजीव हो उठता है। तो कुछ इसी प्रकार का ये है, रेखा चित्र है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बाल गोविंद भक्त कैसे कद के आदमी थे? अब उनके कद के बारे में लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। वो जो है वो मझोले कद के थे, ना तो ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा पतले थे। उसके बाद गिट्ठे थे, ना बोलने थे वो। बाल गोविंद भक्त कितने वर्ष के ऊपर होंगे? बाल गोविंद भक्त की आयु जो है जिस समय वो लेखक ने उनका जिक्र किया वो लगभग 60 वर्ष की आयु के ऊपर बताया उन्होंने। बाल गोविंद भक्त के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? बाल गोविंद भक्त के सिर पर कनपट्टी तक की टोपी रहती थी, यानी कि कानों तक की टोपी रहती थी। बाल गोविंद भक्त के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? वो हमेशा अपने मस्तक पर चंदन लगा के रखते थे। वो रामानंदी चंदन, सफेद रंग का, और उसके बीच में एक टिक्का वो चंदन लगा के रखते थे। बाल गोविंद भक्त के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? वो अपने गले में माला भी धारण करते थे और वो माला होती थी तुलसी की। बाल गोविंद भक्त कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भक्त कबीर को अपना आदर्श मानते थे और उनको साहब कहते थे।
उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न, लेखक के किस बात पर मुग्ध था, लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था, यानी कि बाल गोविंद भक्त की ऐसी कौन सी बात थी जो उनको मंत्रमुग्ध कर रही थी, यानी कि उनका गान था, वो कबीर के जो ना शब्द साखी गाते रहते थे, भजन गाते थे, और उनका गान ही लेखक को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता था। किस महीने में रिमझिम हो रही थी, आषाढ़ का महीना था जब बरसात ऋतु शुरू हो जाती है। बच्चे किन खेतों में उछल रहे थे, बच्चे जो है वो धान के खेत में उछल रहे थे, ख आएगा इसका। उसके बाद अगला है, औरत क्या लेकर मेड़, मेड़ मतलब जो डोलियां होती खेतों की उनको मेड़ कहते हैं, मेड़ पर बैठी थी औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मतलब खाने की जो खाना लेके जाते हैं उन आली पालियों के लिए, उसको कलेवा बोलते हैं। किस अंधेरी आधी रात में भगत का संगीत गूंज रहा था। 18वां प्रश्न हमारा, भादों की यानी कि गनेरी आधी रात जो ना भादवे महीने की, भादों के महीने की वर्षा ऋतु की बात है ये। उसके बाद बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियां किस महीने में शुरू होती थी। उनकी प्रभात फेरियां जैसे कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले उनको पता, प्रभात फेरियां कार्तिक के मास में शुरू होती थी उनकी। बाल गोविंद भक्त का वाद्य यंत्र था, यानी कि किस यंत्र के सहारे वो अपना जो है वो संगीत देते थे। तो खंजड़ी होती जो हाथों से बजाई जाती है खंजड़ी, उसके सहारे वो अपने भजन गाते रहते थे। लेखक ने किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरे तक गया था। 21वां प्रश्न हमारा, तो इसका आएगा माघ महीना, यानी कि बहुत ठंड है माघ महीने में, तो उस समय वो माघ महीने की बात है। गर्मियों में भक्त क्या गाते थे, जो भक्त जी थे वो मौसम के अनुसार उनके भजन बदलते रहते थे। गर्मियों में वो संझा गाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे। बाल गोविंद भक्त का एक ही बेटा था, एक आएगा यहाँ पे। बाल गोविंद भक्त नदी स्नान करके गांव से कितनी दूर जाते थे। वो नित्य प्रति गांव की नदी में जाकर स्नान करते थे, और वो नदी जो है गांव से 2 मील दूर थी। भक्त के बेटे की चिता को आग किसने दी थी। अब भक्त जी का जब बेटा मरा तो उनके चिता को आग उनकी जो न पुत्र वधू थी पतोहू, यानी कि उसने दी थी। उसके बाद है, भक्त के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी। अब वहाँ जो न वो नदी में जाते थे नहाने, और यहाँ पर गंगा की बात हुई तो गंगा वहाँ से लगभग 30 कोस दूर थी, तो 30 आएगा यहाँ पे। बेटे के मरने पर भक्त ने पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा। अब उन्होंने अपनी पतोहू को कहा कि वह उत्सव मनाए, क्योंकि उसका बेटा तो अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके दूसरे जीवन यात्रा के लिए चला गया है। भक्त ने पतोहू को किस अवधि के पूरा होते ही उसके भाई के यहाँ भेज दिया था। जो श्राद्ध की अवधि थी, उसके बेटे के जो दिन थे वो पूरा होते ही उसने उसको वहाँ से भेज दिया था। भक्त हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे, वो हर वर्ष गंगा जी में स्नान करने जाते थे। लोगों ने भक्त का मृत शरीर कब देखा। अब भक्त जी अकेले ही थे घर में और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका मृत शरीर सुबह सुबह, क्योंकि वो सुबह उठ के भजन गाते थे, जब उन्होंने भजन नहीं गाए तो उन्होंने देखा क्या बात है, तो फिर वो उनका मृत शरीर देखा उन्होंने। बाल गोविंद भक्त अपनी पतोहू के भाई और उसके विषय में क्या आदेश दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। मृत बेटे को भक्त ने चटाई पर कहाँ लिटाया था। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लटा दिया था, तो आंगन आएगा यहाँ पे। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस कारण हुई थी। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, आकस्मिक मौत थी उनकी। बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे, यानी कि गंगा स्नान करके कैसे पहुंचते थे, तो वो पैदल ही चल पड़ते थे, 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे वो। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था। उनके पुत्र की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी, वो अक्सर बीमार रहता था उनका बेटा। उसके बाद बाल गोविंद भक्त किस वर्ण के व्यक्ति थे अथवा उनका रंग कैसा था। बाल गोविंद भक्त का रंग गोरा चिट्टा गौर वर्ण था, उनका रंग गया आएगा यहाँ पे। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी, यानी कि प्रभात फेरी करते थे वो, और प्रभातियां कब तक चलती थी, तो फागुन मास तक, कार्तिक से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। भादों का संबंध किस ऋतु से है। भादों का महीना जो है वो वर्षा ऋतु से है। बाल गोविंद भक्त का क्या व्यवसाय था, यानी कि क्या कार्य करते थे वो। बाल गोविंद भक्त खेती बाड़ी का काम करते थे। तेरी गठरी में लगा चोर गीत कौन गाया करते थे। तेरी गठरी में लगा चोर, ये बाल गोविंद भक्त अक्सर गाते रहते थे ये गीत। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा बाल गोविंद भक्त का दूसरा पाठ पूरा हुआ। अब तीसरे पाठ की बात करते हैं, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्या है। लेखक जो है वो रेल में यात्रा कर रहा है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को नवाब मानते हैं। तो चलिए पाठ की बात बाद में करेंगे, हम पहले बात करते हैं हम यशपाल जी की।
दोस्तों यशपाल जी की बात करूं इससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि अक्सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हो मैडम, थोड़ा सा धीरे पढ़ा करो। तो ये मेरी मजबूरी है जल्दी पढ़ाना, क्योंकि ये मैं बहुत ही सीमित रूप से आपको करवा रही हूँ जितना भी मेरे से हो रहा है। और अगर जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी तो वीडियो बड़ी लंबी खिंच जाएगी, लंबी खिंच जाओगी तो आपको बोरियत लगेगी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको यूँ लगता है हमें बहुत फास्ट है तो उसको आप जो है ना अपनी यूट्यूब चैनल पे जैसे देखते हो तो उसको पॉज कर करके देख लो आप आराम से समझ के। तो ये जल्दी पढ़ाना जो है ना एक तरह से आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है, कुछ भी मान लीजिए आप, इसलिए मैं इतना जल्दी करवा रही हूँ। अन्यथा मैं तो बहुत डिटेल से करवाने वालों में से हूँ। चलिए, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी इतना जल्दी जल्दी करवाना। लखनवी अंदाज यशपाल जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यशपाल से संबंधित एक आधे प्रश्नोत्तर हमारे प्रश्न जो है जरूर आते हैं उसमें। हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार के नाम में इनको ख्याति मिली है। इनका जन्म 1903 में हुआ था फिरोजपुर में, और इनके पिता जो है हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में रहते थे, और उनकी एक छोटी सी दुकान ही थी। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो वहीं पे हुई। इनकी माँ जो है ना, इनकी माँ जो थी वो अनाथालय में अध्यापिका थी, और इस कारण ये जो ना धरातल से जुड़े हुए थे। यशपाल की आरंभिक शिक्षा जो है वो कांगड़ा में हुई, और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ भी बने ये। और चंद्रशेखर के बलिदान के पश्चात जो है ना ये देश की तरफ मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई की तरफ भी मुड़े, या यूं लगाइए ये साम्यवादी विचारधारा का इन पर बहुत अधिक प्रभाव था। विपल्लव नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य भी किया, और लोहे की दीवारों के दोनों ओर इन्होंने संस्मरण लिखे। राह बीती, स्वर्गोद्यान, बिन सांप उनके यात्रा वर्णन है। दिसंबर 1952 में उन्होंने वियना में विश्व शांति कांग्रेस में भाग भी लिया था, और सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि साम्यवादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक थे। यशपाल जी के प्रमुख उपन्यासकार मैंने इनको कहा था, अमिता, दिव्या, झूठा सच बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठा सच, देशद्रोही, दादा कामरेड तथा मेरी तेरी उसकी बात उनके ऊपर प्रमुख उपन्यास है। 200 से अधिक कहानियां लिखी हैं इन्होंने। कहानी संग्रह इनके है तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों का कुर्ता, निबंध विपल्लव तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते थे इनके निबंध। गांधीवादी जो है ना विचारधारा का भी इन पर प्रभाव था, मार्क्सवादी का भी प्रभाव रहा इन पे। इस प्रकार इनका सारा जीवन साहित्य और जो देश के लिए समर्पित रहा। तो इनकी जो है हमारा लखनवी अंदाज मतलब लखनऊ के जो नवाब है वो एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, और वो अपनी नवाबी वहां भी झाड़ते हैं। किस प्रकार जो है वो खीरा काटते हैं, लेखक की एंट्री होती है, और फिर खीरा भी नीचे फेंक देते हैं अपने वो जो लखनवी अंदाज दिखाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का नाम बताइए। लेखक की यदि बात करें तो यशपाल है। यशपाल का जन्म किस सन में हुआ था? यशपाल का जन्म अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, तो 1903 में इनका जन्म हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था इनका जन्म, ये ध्यान रखना। उसके बाद है यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की? प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में अर्जित की इन्होंने। यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए की उपाधि या बीए की डिग्री हासिल की? यशपाल ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की डिग्री या बीए की उपाधि अर्जित की थी। यशपाल की मृत्यु किस सन में हुई थी? उनकी मृत्यु 1976 में हुई थी, गया आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें से हमने देखना है तो झूठा सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। झूठा सच उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। यशपाल स्वाधीन संग्राम में किस धारा से जुड़े रहे थे? स्वाधीनता संग्राम में यशपाल जी जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। चंद्रशेखर का बहुत इनके ऊपर प्रभाव था। उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ था? लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल भगत सिंह से मिले थे, ख्याल आएगा। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में पुकार रही थी? अब यहाँ पर लेखक जो है वो जो पाठ है उसकी तरफ प्रश्न मुड़ रहे हैं हमारे। तो कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में पुकार रही थी? मुफस्सली इसकी आ जाएगी यहाँ पे, ख्याल आएगा। उसके बाद है लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया था? लेखक ने यात्रा करने के लिए दूसरे दर्जे का टिकट लिया था। और गाड़ी क्या थी? गाड़ी जो है
वो छूट रही थी या रुकी रही थी, गाड़ी छूट रही थी जब लेखक पहुंचा। डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ के किस नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे? वहां पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने सामने के तौलिए पर क्या रखा हुआ था? सामने के तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। खीरे कितने थे? उसने तौलिए पे जो है ना खीरे रखे हुए थे काटने के लिए। खीरे जो है वो संख्या में 2 थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे क्या उठाया? अब नवाब साहब ने जो है ना सीट के नीचे लोटा उठाया, घ आएगा। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? जो सामने जो नवाब साहब बैठे हुए थे लेखक की सीट पे, उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया था? अब वो जब खीरा काटते हैं तो वो तो अपने खीरे को भी नवाबों वाली बात करते हैं। उन्होंने खीरे को जो है वो खीरे की वैरायटी बताई, बालम है आएगा इसका। उसके बाद नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांके कैसी हो रही थी? उन्होंने खीरा काटा बड़ी उससे नजाकत से, और फिर उस पर नमक मिर्च डाला, और वह डाल के वो थोड़ा थोड़ा पानी सा छोड़ रही थी, यानी कि पनियाली हो रही थी वो। उसके बाद है मैदा क्या होता है? मैदा मतलब कहते क्या तुम्हारे में इतना मैदा है? मैदा का मतलब होता है अमाशय, यानी कि घ आएगा इसका। आसानी से न पचने वाला होता है, क्या होता है? आसानी से क्या नहीं पचता? आसानी से स्कील, यहाँ पर जो है उसकी। नाना साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? उन्होंने लेखक से पूछा क्या तुम खाओगे? लेखक ने मना कर दिया, तो उन्होंने बड़ी नजाकत दिखाई और वो खीरे की फांके उसने फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन यानी कि उनको खाया या कैसे किया? यहाँ पे काट कर, खाकर, फेंक कर, सूंघ कर, फेंक कर किया। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी, क्या विशेषता थी भाई लखनऊ के खीरे की? यहाँ पे वो बहुत ही लजीज होता है। उसका किसका मानना था? ये नवाब साहब का मानना था। 26वां, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? कहता है कि उन्होंने उसे गुलाबी आंखों से देखा। नवाब रेलगाड़ी की किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में सफर कर रहे थे, क्योंकि लेखक ने दूसरे दर्जे का लिया था, तो वो भी दूसरे दर्जे के में ही बैठे हुए थे, तो दूसरे दर्जे की उसमें सफर कर रहे थे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली पुकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ क्या है? मुफस्सिल का अर्थ यहाँ जो है वो क्या है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। ये उर्दू का शब्द है, केंद्र के इर्द गिर्द के स्थान, ये आएगा हमारा ख। यशपाल ने खीरे का क्या किया? अब यशपाल ने जो है वो खीरे का क्या किया? उन्होंने खीरे को क्या मानना है? उन्होंने अपदार्थ वस्तु मानना है खीरे को। उसके बाद नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का अर्थ क्या है? सफेद पोश से अभिप्राय यहाँ भद्र पुरुष है, यानी कि जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और भद्र पुरुष लग रहे हों। खीरा लजीज होता है खीरा लजीज होता है लेकिन होता है स्किल। यहाँ स्किल का क्या अर्थ है? यहाँ स्किल से अभिप्राय जो है वो आसानी से पचने वाला है, ख आएगा। खीरे की पनियाली फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती से क्या अभिप्राय है? पनियाती से होता है पतली, लंबी, सुपाचे या रसीली। अब वो कहता है ना जिसपे नमक मिर्च डाला था और फिर उसके बाद वो पनियाली सी हो गई थी, तो या रसीली, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा रस छोड़ रही थी अपना। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे? वो सज्जन जो थे वो नवाब साहब थे, नवाबी सज्जन थे। तो इस प्रकार हमारा ये जो है वो पाठ पूरा हुआ। अब अगला पाठ जो है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये भी जो है वो हमारे एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक संस्मरण है ये। इन्होंने फादर बुल्के के बारे में लिखा है, इन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1927 में इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात आकाशवाणी में लग गए, सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया इन्होंने, और दिनमान में उप संपादक रहे। ये पराग पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। सर्वेश्वर दयाल शायद एक बार हम पहले भी 9th में कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, और ये तो इनके उपन्यास है। काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, और कुआनो नदी। कविता संग्रह है। चारों 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करोगे आप इनको।
इनका जो है वो लेख संग्रह चर्चे और चरखे, नाटक है इनका बकरी, और कहानी संग्रह है इनका लड़ाई। बाल साहित्य भी लिखा इन्होंने, लाख की नाक, बतूता का जूता, भों भों खो खो। ये भों भों खो खो मैंने पहले भी बताया था आपको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस प्रकार के बाल साहित्य लिखे हैं। तो ये इनकी सारी रचनाएं अच्छे से याद करोगे, एक आधी रचनाएं अक्सर इनकी पूछ ली जाती है। तो अब यहाँ पर फादर बुल्के के बारे में जो है इनका संस्मरण है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। देखिए प्रश्नोत्तर करते हैं क्या क्या बताया है इन्होंने, मोटी मोटी बातें, ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर पाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस सन में हुआ था? अगर सन की बात करें तो अभी भी पढ़ा है हमने, 1927 में इनका जन्म हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस पत्रिका के संपादक थे? प्राग का संपादन किया है इन्होंने, बच्चों की पत्रिका थी प्राग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खूटियों पर टंगे लोग रचना का पर कौन सा पुरस्कार मिला है इन्होंने? खूटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है वो 1983 में हुआ था। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक यहाँ पर क्या है? नाटक अगर जितने भी है सारी ये रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नाटक की बात करें तो बकरी इनका नाटक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है? फादर कामिल बुल्के को कहा गया है। उसके बाद अगला है, फादर का देहांत किससे हुआ था? उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर किस प्रकार जो है वो जहरबाद आएगा इसका ख। फादर की आंखें कैसी थी? फादर के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी नीले रंग की आंखें थी, यानी कि नीली थी। उसके बाद अगला हमारा, लेखक का फादर से कितने वर्षों का संबंध था? लेखक का फादर के साथ 35 वर्षों से उनको जानते थे, उनका संबंध था 35 वर्षों से। फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष से रह रहे थे? वो भारत में पिछले 47 सालों से रह रहे थे। लेखक का फादर से संबंध कहाँ से था, यानी कि कहाँ मिले थे वो उनसे? तो इलाहाबाद में उनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ मिले थे वो उनको। फादर को देखना किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा बताया है उन्होंने? वो कहता है कि फादर को देखना जो है वो करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के बराबर था, गया आएगा। फादर से बात करना किसके संकल्प में भरना है? फादर से बात करना कर्म के संकल्प में, क्योंकि वो कर्मशील व्यक्ति थे, कर्म के संकल्प में। लेखक को किसके वे दिन याद आते हैं जब वे एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे? 14वां प्रश्न हमारा, तो परिमल जो है के दिन याद आते हैं। उसके बाद है, फादर के साथ खड़ा होना ऊंचाई पर किसकी छाया में खड़े होना जैसा था? वो कहता है कि फादर के साथ खड़ा होना देवदार के वृक्ष, या बहुत ऊंचा होता है देवदार का वृक्ष, तो कहते हैं कि उसमें उसके बराबर खड़े होने जैसा था। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कही है? तो कहता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल चल रही थी। फादर के मन में पढ़ाई के दौर में क्या इच्छा हुई थी? फादर के मन में संन्यास लेने की इच्छा हुई थी, ख आएगा यहाँ पे हमारा। फादर बुल्के की जन्मभूमि थी, यानी कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? फादर बुल्के वो रेम्स चैपल के रहने वाले थे, ख आएगा इसका। फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, कौन थे उनके बहुत ही अनन्य या अभिन्न मित्र उनके? तो डॉक्टर रघुवंश उनके अभिन्न मित्र थे, डॉक्टर रघुवंश। फादर ने किस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की? फादर ने जीसेट संघ में, जीसेट आएगा ये, जीमेट नहीं है, जीसेट है। उसके बाद है अगला, इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया, उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? 21वां प्रश्न हमारा, इलाहाबाद में उस समय जो है हिंदी के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। बहुत बड़े हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा धीरेन्द्र वर्मा ने। फादर ने अपना शोध प्रबंध किस पर लिखा है? फादर ने अपना शोध प्रबंधन राम कथा पर लिखा है, राम कथा से बहुत प्रभावित थे फादर बुल्के। फादर ने शोध कार्य किस विश्वविद्यालय में किया? उनका शोध कार्य जो था वो प्रयाग विश्वविद्यालय से था, ख आएगा। फादर कहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष थे? वो रांची में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, फादर हिंदी को किस भाषा के रूप में देखना चाहते थे? फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर कामिल बुल्के का देहांत किस सन में हुआ था? फादर कामिल बुल्के 1982 में उनका देहांत हो गया था। फादर को दिल्ली के किस कब्रगाह में दफनाया गया? फादर को दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के कितने वर्ष जीवित रहे?
यानी कि उनकी कितनी आयु हो गई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो 73 वर्ष के जो है थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। नीलपंछी किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर है? यह मातरलिंक के नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर है। क्या आएगा? फादर के पिता क्या थे? यानी कि उनके पिता क्या थे, पेशे से क्या थे? यहाँ पे वो एक व्यापारी यानी कि व्यवसायी थे। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। जब उनका जो है ना संस्कार किया गया था, यानी कि उनको दफनाया गया था, तब की ये बात है। तो ये बात फादर पास्कल ने कही थी। क्या आएगा इसका? उसके बाद फादर कामिल बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियाँ किस मित्र को दिखाते थे? वे अपनी माँ की चिट्ठियाँ जो है डॉक्टर रघुवंश, उनके बहुत अच्छे अनन्य मित्र थे, उनको दिखाते थे। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी थी? उन्होंने अंतिम वर्ष जो था उनका इंजीनियरिंग का, तब अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये गद्य साहित्य के पाठ पूरे हुए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन वीडियो से विशेष लाभ मिल रहा होगा।